हेलो दोस्तों, मैं अंकित आप लोगों का स्वागत करता हूँ एजुवेदांत क्लासेस में। आज का जो लेक्चर होने वाला है वो क्लास 10th के साइंस में जो केमिस्ट्री का भाग है उसका चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, उसका ये वन शॉट, उस चैप्टर से रिलेटेड ये वन शॉट है। इसमें हर चीज़ की डिफिनेशन दी होगी और सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन भी दिया होगा। ठीक है, तो आइए चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1 है और लास्ट तक बने रहिएगा। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, 4, 5, 6 तक, 6, 7 लेक्चर तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल क्या है? अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसिड से हुई है जिसका अर्थ होता है खट्टा। अतः वे पदार्थ जिनमें अम्ल उपस्थित होते हैं खट्टे होते हैं। उदाहरण सिरका, सिट्रिक फल, नींबू, संतरा आदि तथा इमली में क्रमशः एसिटिक अम्ल, सिट्रिक तथा टार्टिक अम्ल उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और आइए चलिए, अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई अन्य धनायन नहीं देते, अम्ल कहलाते हैं। अतः स्पष्ट है कि सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक स्रोत क्या है। एक मिनट, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल क्या है। तो सिरका, इसमें अम्ल होता है। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है। नींबू या संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, दही में लैक्टिक अम्ल होता है। ये 1, 2, 3, 4, 5 चीज़ें हैं जो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पाँचों इंपॉर्टेंट है। आइए आगे चलते हैं, अम्लों के रासायनिक गुण देखते हैं। तो अम्लों के रासायनिक गुण होते हैं। पहला, धातुओं से अपक्रिया। अम्ल विभिन्न सक्रिय धातुओं जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम आदि से क्रिया द्वारा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो तनु अम्ल जब धातु से अपक्रिया करता है तो वो लवण बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। देखिए, जिंक जब रिएक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो लवण जिंक क्लोराइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। दूसरा देखिए, धातु कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट से अपक्रिया। चूना पत्थर, लाइम स्टोन, खड़िया चाक, संगमरमर, मार्बल, कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूप हैं। सभी धातुओं कार्बोनेट तथा हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ संकलन लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। तो आइए देखिए क्या है कि धातु कार्बोनेट जो होता है या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है वो अम्ल के साथ रिएक्ट करके लवण तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल देता है। तो ये देखिए, धातु कार्बोनेट है और धातु कार्बोनेट जो होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोरीन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। तो ये चीज़ थी। और धातु हाइड्रोक्साइड जब होता है OH, जब कार्बोनेट जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अम्ल रिएक्ट करेगा तो भी यही बनेगा। 3 चीज़ बनता है हमेशा। और तीसरा देखिए क्या है, धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण या जल बनाते हैं। धातु ऑक्साइड अम्ल से रिएक्ट करके लवण प्लस जल बनाएंगे, जैसे कि ये रिएक्शन है। ठीक है, आइए अब क्षार या भस्म के बारे में जान लेते हैं। ये थोड़ा धुंधला है लेकिन मैनेज कर लीजिएगा। सॉरी से इसके लिए। वे पदार्थ जिसका स्वाद तीखा तथा खट्टा होता है तथा स्पर्श साबुन जैसा चिकना होता है क्षार कहलाते हैं। ये लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। अर्हेनियस के अनुसार अर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के अनुसार क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित अथवा आयनित होकर ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। न्यूट्रॉन क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं तथा क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते किंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते। ठीक है, ये बहुत ही गजब की बात है, वो आगे पता चलेगी आपको। चलिए आइए देखिए,
क्षारों के रासायनिक गुण क्या होते हैं? क्षारों के रासायनिक गुण, पहला धातु से क्रिया। प्रबल क्षार क्रियाशील धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, अतः इन्हें सक्रिय धातु के पात्र में नहीं रखा जाता है। धातु प्लस क्षार, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। जो जिंक होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। और आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है? अधातु ऑक्साइड से अपक्रिया। अधातु ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड से अपक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण व जल प्राप्त होते हैं। इस अपक्रिया से सिद्ध होता है कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जो क्षार प्लस अधातु ऑक्साइड रिएक्ट करके, क्षार के साथ अधातु ऑक्साइड रिएक्ट करके लवण प्लस जल बनाते हैं। देखिए बुझा हुआ चूना जो होता है ये क्षार होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है धातु ऑक्साइड होता है, अधातु ऑक्साइड होता है, प्लस रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट देता है प्लस जल देता है। अम्लों क्षारों के जलीय विलयन क्या होते हैं? तो अब देखिए अम्लों क्षारों के जलीय विलयन। तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन देते हैं, परंतु ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते, अतः हाइड्रोजन प्लस आयन जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि जलीय विलयन में अम्ल हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। उदाहरण स्वरूप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन के साथ क्लोरीन माइनस होता है, हाइड्रोनियम प्लस होता है, क्लोरीन माइनस होता है, ठीक है। और हाइड्रोजन जल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन देता है। और इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, अरे यार सोडियम हाइड्रोक्साइड H2O के उपस्थिति में रिएक्ट करके सोडियम प्लस हाइड्रोक्साइड देता है। अब आइए नीचे चलते हैं। नीचे क्या है? अम्लों तथा क्षारों के मध्य अभिक्रिया। अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। लवण व जल बनने की यह क्रिया उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। पहला, अम्ल प्लस क्षार जो होता है वो लवण प्लस जल बनाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला के मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड बनाता है। और हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्साइड मिला के जल का निर्माण होता है, ठीक है। लवण प्लस जल बनाते हैं तो लवण ऊपर बन गया, जल नीचे बन गया। तो उदाहरण से ही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट के सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करता है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। आगे क्या है? अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता देखते हैं। अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता क्या है? जिन अम्लों तथा क्षारों के आयन की मात्रा अधिक होती है उन्हें क्रमशः प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार कहते हैं। इसी प्रकार जिन अम्लों तथा क्षारों के आयन की मात्रा कम होती है उन्हें क्रमशः दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षार कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ था। आइए अम्ल तथा क्षार पर तनु का प्रभाव क्या होता है? अम्ल तथा क्षार पर तनु का प्रभाव क्या होता है? किसी अम्ल या क्षार की जल के साथ अपक्रिया तनुकरण कहलाती है, जिससे प्रति एकांक आयतन में उपस्थिति हाइड्रोनियम प्लस हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। आइए सूचक क्या होता है? सूचक, ये बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है। सूचक जान लेते हैं। सूचक, एक मिनट, ये थोड़ा लेट आया खुला है, ठीक है। तो सूचक ऐसी चीज़ है वे पदार्थ जिसका उपयोग किसी अनुमापन में अंतिम बिंदु या उदासी इन बिंदु को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, सूचक कहलाते हैं। निम्न सूचक इस प्रकार हैं, तो क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। तो वो देखते हैं, आइए चलिए। पहला देखिए प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक, चौथा सावित्रिक सूचक। इन सभी चीज़ों का भी यूज़ करके हम लोग देखेंगे। तो उदाहरण के लिए लिटमस पेपर, अरे यार इसका बोल नहीं पाता, फिनॉल्फथैलीन होता है, मेथिन ऑरेंज होता है, आदि होता है। तो आइए क्या क्या है, कैसे कैसे वो देख लेते हैं। फिनॉल्फथैलीन जो होता है वो पीएच परास का कहाँ से 8.4 से 10 तक नाप सकता है, रंगहीन होता है ये। और जब अम्ल माध्यम में रंगहीन होता है, और जब क्षार
और जब क्षार में होता है ये गुलाबी हो जाता है, लाल हो जाता है। मेथिन ऑरेंज जो होता है वो 3.1 से 4.4 तक नापता है, जो अम्ल में लाल होता है और क्षार में पीला हो जाता है। और लिटमस होता है 5.5 से 6 तक, जो अम्ल में लाल होता है और क्षार में नीला हो जाता है। और हल्दी जो होती है 7.4 से 8.6 तक नाप सकती है, वो पीली होती है अम्ल में और क्षार में लाल हो जाती है। ठीक है, ये चीज़ थी। आइए पीएच का मान देखते हैं। पीएच का मान क्या है? सोरेंस ने बताया कि किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रता के ऋणात्मक लघुत्तम को उस विलयन का पीएच मान कहते हैं। तो पीएच मान का एक फार्मूला होता है जिसपे आपको क्वेश्चन भी मिलेगा इस चैप्टर में। ठीक है, ये होता है pH log 10 प्लस हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू log 10 1 अपॉन हाइड्रोनियम मतलब हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसका अर्थ है अर्थात किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयतन या मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुत्तम के बराबर होता है। या अन्य शब्दों में पीएच मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के व्युत्पन्न का लघुत्तम होता है। ये चीज़ है। यदि पीएच मान 7 से कम हो तब विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, मतलब 7 से ज़्यादा 7 से ज़्यादा हो तो क्षारीय होता है, और यदि 7 से कम हो तब विलयन अम्लीय होता है, और यदि पीएच 7 पर हो तब विलयन उदासीन होता है, मतलब ना अम्ल ना क्षार बराबर हो जाता है। ठीक है, आइए ये स्केल होता है। इधर जब बढ़ेगी तो प्रकृति अम्लीय होगी। एक मिनट आप लोग को दिखा देते हैं। इधर 7 से जब बढ़ेगी तो ये क्षारीय होता है, और जब 7 से घटेगी तो अम्लीय होता है। यहाँ जब इधर जाएगा वहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती है, हाइड्रोजन प्लस में वृद्धि होती है यहाँ। और इधर जब जाएगा तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होती है। ये देखिए यहाँ हाइड्रोजन आयन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है, यहाँ मतलब यहाँ हाइड्रोक्साइड आयन है। ये जो पॉइंट वाला है ये हाइड्रोजन आयन है। तो हाइड्रोजन आयन कमी हो रही है, हाइड्रोक्साइड में वृद्धि हो रही है। और जब हाइड्रोक्साइड इधर जा रहा है तो इधर कमी हो रही है, हाइड्रोजन आयन में इधर वृद्धि हो रही है। तो ये चीज़ था, ऐसे होता है। ये स्केल 0 से लेके 14 तक होती है। हाइड्रोजन एक्वा एवं हाइड्रोनियम आयन एक्वा सॉल्यूशन की सांद्रता प्रवृत्ति के साथ पीएच की विभिन्नता। शुद्ध जल मुक्त इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण उदासीन होता है। सार्वत्रिक सूचक से संपन्न कागज पीएच का मान ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। आइए देखते हैं आगे। आजकल पीएच मीटर विद्युत युक्ति पीएच का मान ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। 0 से लेके 14 तक। जो 1 है वो जठर रस होता है, 2 होता है नींबू का रस होता है, और 7वां होता है शुद्ध जल, और 10वां होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम होता है जिसका मान 10 होता है, और 14 पे होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन जो लगभग 14 होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं दैनिक जीवन पीएच का महत्व। दैनिक जीवन पीएच मान का महत्व देख लेते हैं। ठीक है, तो पौधे जंतुओं की पीएच के प्रति संवेदनशीलता। ठीक है, तो आइए जीव जगत में जीव न्यून पीएच मान क्षेत्रफल में ही जीवित रह पाते हैं। सामान्यतः इनका शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के मध्य ही कार्य करता है। वर्षा जल के पीएच का मान 5.6 से कम होने पर यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। जब अम्ल नदी के जल में मिल जाता है तो उसका पीएच मान कम हो जाता है, जिससे जलीय प्राणियों का अस्तित्व कठिन हो जाता है। ऐसा चीज़ है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं मिट्टी की पीएच। पौधे के प्रत्येक भाग की उत्तम वृद्धि के लिए उचित पीएच परास की आवश्यकता होती है। उचित पीएच परास ज्ञात करने के लिए मिट्टी के नमूने की जांच करके पीएच का मान ज्ञात किया जाता है। पौधे की प्रगति के अनुसार पीएच का मान निर्धारण किया जाता है। ऐसी चीज़ें होती हैं। आइए तीसरा जानते हैं हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारे उदर में स्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के पाचन में सहायक होता है। अधिक मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक का उत्पादन उदर में गंभीर दर्द व जलन उत्पन्न कर देता है, जिससे मुक्त होने के लिए
प्रति अम्ल एंटासाइड लेना पड़ता है। यह मतलब एंटा एसिड लेना पड़ता है। यह हाइड्रोक्लोरिक की अधिक मात्रा को अभिक्रिया द्वारा उदासीन कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रति अम्ल का एक अच्छा उदाहरण है। चौथा जो है वो पीएच परिवर्तन के कारण दंत दांत का झरना। ठीक है, तो मुंह के पीएच का मान 505 से कम अर्थात अति अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांत की सुरक्षा के लिए दांतों पर कैल्शियम फॉस्फेट का इनेमल होता है जिसका पीएच 505 से कम होने पर संक्षारण हो जाता है। उचित दंत मंजन क्षारीय प्रकृति का होने के कारण के प्रयोग द्वारा दंत क्षय को रोका जा सकता है। ठीक है, आइए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्या है, तो पांचवा पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी के डंक में अम्ल होता है जो इसके द्वारा काटने पर यह हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाता है जिससे हमें जलन व दर्द का अनुभव होता है। डंक मारने गए स्थान पर बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षार लगाने से आराम मिलता है। इसी प्रकार कई अन्य जंतुओं से हम उचित उपचार द्वारा आत्मरक्षा कर सकते हैं। छठवां देखिए, पौधों में पीएच। कई पौधों में हानिकारक अम्लों का स्राव होता है जैसे नेटल एव शाकीय पौधा है। इसके पत्तों में डंकनुमा बाल होते हैं जो जंतु के शरीर से छू जाने पर डंक जैसा दर्द देते हैं। क्योंकि इसके बालों में मेथेनोइक अम्ल का स्राव होता है, इससे उत्पन्न दर्द को दूर करने के लिए डाक के पौधों के पत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें थी पीएच का दैनिक जीवन में इस्तेमाल और दैनिक जीवन में महत्व था। आइए अब लवण के बारे में जान लेते हैं। साल्ट जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, किसी अम्ल तथा क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक यौगिक को लवण कहते हैं। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में वियोजित हो जाता है तथा लवण के जलीय विलयन में धनात्मक व ऋणात्मक उपस्थित होते हैं। धनायनों को भास्मिक या क्षारीय मूल तथा ऋणायनों को अम्लीय मूलक कहा जाता है क्योंकि लवण का धनात्मक क्षार एवं ऋणात्मक अम्ल से प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं। लवण के जल अपघटन द्वारा प्राप्त विलयन की प्रकृति इसके द्वारा प्राप्त अम्ल तथा क्षारों की प्रबलता पर निर्भर करती है। लवण सामान्यतः अवाष्पशील, गंधहीन तथा विद्युत संयोजी होते हैं। आइए अब जानते हैं। पहला देखिए, साधारण नमक क्या होता है। साधारण नमक रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड और अणु सूत्र होता है सोडियम NaCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण सोडियम क्लोराइड कहलाता है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक लवण हो गया, तो इससे जब रिएक्ट होता है सोडियम क्लोराइड बनता है प्लस जल रिलीज होता है। तो ठीक है, और इसे क्षार और ये अम्ल है, ये क्षार है। अम्ल और क्षार से जो लवण बनता है वो साधारण नमक कहलाता है और जल दोनों से मुक्त होती है। तो इसका सॉरी से आवाज़ थोड़ा बैठ रही है, आज बहुत ज़्यादा बोल लिया ना, बहुत ज़्यादा। यह एक उदासीन लवण है। साधारण नमक NaCl द्वारा कई उपयोगी पदार्थ जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्हें खनिज नमक भी कहा जाता है। दूसरा है कास्टिंग सोडा जिसका रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, अणु सूत्र है NaOH। तो आइए आगे चलते हैं, इसके बारे में जानते हैं। सोडियम क्लोराइड जो होता है कि जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह द्वारा NaCl वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्रदान करता है। यह प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रिया कहलाती है। सोडियम क्लोराइड प्लस जल रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस देती है। आइए उपयोग देखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग धातु से ग्रीज हटाने में, साबुन तथा अपमार्जन, कागज निर्माण में, कृत्रिम फाइबर आदि के निर्माण में होता है। आइए विरंजक चूर्ण के बारे में जान लेते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है, तो रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है अथवा क्लोराइड ऑफ लाइम अथवा क्लोरिनेट लाइम कहा जाता है विरंजक चूर्ण को।
तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइन बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन बोल सकते हैं। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइ थोड़ा, हाँ ये देखिए, ये जो सूत्र है कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन होता है, इसे आप सिंपल शब्दों में कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन बोलिएगा, ठीक है। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट नाम दे दिया, ये मत लिखिए कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन होता है, ठीक है। जिसे सामान्य नाम से व्यंजक पाउडर या फिर, हाँ, व्यंजक पाउडर या व्यंजक चूर्ण कहा जाता है। और सूत्र होता है ये लिख लिया, फिर ये सबसे सिंपल सी एकदम कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन होता है। निर्माण की विधि होती है, ठीक है। औद्योगिक स्तर पर इनसे हेसन क्लेवर अथवा बैचमैन विधियों द्वारा शुष्क बूझे चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। तो जैसे कि कैल्शियम बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन से रिएक्ट करके कैल्शियम ऑक्सीक्लोरीन बना जाता है और प्लस जल निकलता है। आप लोग के लिए एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, मतलब हर किसी का एक एक वीडियो, जिसमें कि ये तो शॉर्ट नहीं दी, मतलब शॉर्ट बहुत दे दिया ना, क्योंकि वन शॉर्ट है तो बहुत शॉर्ट है, विस्तार से है नहीं। अब वो जो इन पाँच होगा ना, पाँचों का अलग अलग से एक एक बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। बस इस लेक्चर के बाद अगले दिन आ जाएगा, ठीक है। ये वीडियो आज पड़ेगी, इसके बाद अगले दिन वो आ जाएगा। तो आइए देखिए चौथा, खाने का सोडा क्या है, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या अथवा सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोला जाता है, लेकिन अक्सर सब लोग सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे बोलते हैं। तो अणु सूत्र होता है NaHCO3। तो सोडियम बाइकार्बोनेट अणु भार होता है 84, होता है 84। निर्माण की विधि होता है प्रयोगशाला में इसे सोडियम कार्बोनेट के ठंडे जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड करके बनाया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है, ठीक है। कैसा चीज़ था। उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उपयोग इसे बेकिंग पाउडर जैसे कि बेकिंग सोडा तथा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिश्रण, झागयुक्त पेय पदार्थों, अमाशय की अम्लता को दूर करने वाली औषधियों के निर्माण में, चर्म रोग के निदान में, कच्चे दूध के फटने के समय को बढ़ाने हेतु तथा आग बुझाने वाले यंत्रों आदि में प्रयोग किया जाता है। जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइए पाँचवा, शायद ये लास्ट हो सकता है, धावा सोडा, धोने का सोडा जिसे कहते हैं। रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट हाइड्रॉक्स डेकाहाइड्रेट। तो सोडियम कार्बोनेट होता है डेका, 10 को डेका कहा जाता है, और डेकाहाइड्रेट जो जल को डेकाहाइड्रेट कहा जाता है। तो सामान्य नाम होता है सोडा एस या क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट। तो अणु भार होता है 286, ठीक है। निर्माण की विधि होता है धावन सोडा बेकिंग सोडा को गर्म करने के पुनः जलीय क्रिस्टलीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सोडियम कार्बोनेट प्लस डेकाहाइड्रेट मिला के सोडियम कार्बोनेट प्लस डेकाहाइड्रेट बनता है। मतलब सोडियम कार्बोनेट में जल के 10 अणु मिलाने पे ये बनता है, ठीक है। उपयोग देखिए, इसे कपड़े धोने के सोडे के रूप में, जल की कठोरता दूर करने में, कांच कागज कास्टिक सोडा डिटर्जेंट पाउडर आदि के निर्माण में, प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में, आँखों की दवाइयों में जीवाणु नाशक तथा रोगाणुओं के रूप में किया जाता है। और छठवां, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछ लेता है, ये आपको एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ये चीज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट होता है। सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। अणु सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, ठीक है। अणु सूत्र 136.134 होता है। तो 136 अप्रोक्सीमेटली 136.2 लिख लीजिए अप्रोक्सीमेटली, या वो बहुत होता है। निर्माण की विधि होती है जब कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को अर्थात जिप्सम जिसे बोला जाता है को 373 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को 373 केल्विन पे गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्राप्त होता है।
ठीक है, और 3/2 H2O निकल जाता है। इसका उपयोग क्या होता है? तो इसका उपयोग, एक मिनट, इसका उपयोग, पहला इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। ठीक है, और दूसरा इसका उपयोग सामान्य जैसी मूर्तियों खिलौनों के निर्माण में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग दंत चिकित्सा दीवारों को चिपकना बनाने तथा उन पर अलंकरण कार्य करने में किया जाता है। तीसरा इसका उपयोग दंत चिकित्सा, और चौथा देखिए, इससे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में किया जाता है। अब क्रिस्टलीय जल क्या होता है? तो लवण की इकाई सूत्र में स्थित जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलीय का जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट की इकाई सूत्र में 5 अणु की उपस्थिति होते हैं, अणु जल की उपस्थित होते हैं, अर्थात कॉपर सल्फेट 5 H2O के अणु मिलकर नीला थोथा बनाते हैं। इसी प्रकार सोडियम कार्बोनेट डेका इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, डेकाहाइड्रेट। ठीक है, डेकाहाइड्रेट होता है। उपरोक्त सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं कि अणु आर्द्र है अथवा नहीं। जिप्सम लवण में 2 अणु क्रिस्टलन जल प्राप्त पाया जाता है। कॉपर सल्फेट डाइहाइड्रेट जल के निकल जाने पर अणु एनहाइड्राइड अणु कहलाता है। तो जल के निकल जाने के एक अणु के एनहाइड्रेट कहलाता है। अब ये तो जो लवण है इसका अलग से एक एक का सबका करके 6 का मैं वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट सब बना दूंगा, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, या फिर आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर बस इतना ही। और अगला लेक्चर जो होगा बहुविकल्पी प्रश्न होगा, जिसमें कि इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव कराया गया है। 17 ऑब्जेक्टिव रहेंगे लेक्चर नंबर 2 में, इससे बाहर से कहीं से नहीं आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़िए।